हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10 साइंस से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में कि कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले जो अणु और कंपाउंड हैं उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसके अलावा कार्बन की असंख्य कंपाउंड बनाने की क्षमता क्या होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज के विषय में अध्ययन करेंगे। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका हम लोग नामांकन सीखेंगे। एथनॉल और एथनोइक एसिड के रासायनिक गुणों को देखेंगे और अंत में हम लोग साबुन और डिटर्जेंट की सफाई करने की क्षमता को अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बनिक कंपाउंड। बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो कार्बनिक कंपाउंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये बिल्कुल जो है हमारे रसायन का एक अलग शाखा है, ठीक है ना, जिसमें हम ऐसे ही यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं जो कार्बन से मिलकर बने हैं। शुरू में जिन कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पता चला वे सभी जीव यानी ऑर्गेनिक स्रोत से आए थे, इसलिए इन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है ना, वो यूरिया का खोज किया गया था। पृथ्वी की भूपटल में केवल 0.02% कार्बन है और वायुमंडल में केवल 0.03% कार्बन है। इतना कम कार्बन होने के बावजूद भी हमारे आसपास पाए जाने वाले असंख्य पदार्थ हैं जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन मौजूद है। इससे हमें पता चलता है कि कार्बन का एक अलग महत्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उसमें बॉन्डिंग को सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में। तो जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह के बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला यहाँ पर साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊँ कि मीथेन एक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, अणु है। मीथेन गैस का अणु एक CH4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो बंधन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के वजह से बनते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड बनेंगे वहाँ पर हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोवैलेंट बनने का कारण समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले जानना ज़रूरी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। कहने का मतलब दो इसके अंत कक्ष जो हैं, ठीक है, कार्बन के पहला जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके बाह्यतम कक्षा में आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कार्बन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कोई दो में एक विधि अपनाएगा, या तो अपनी बाहरी कक्षाओं को पूरी तरह से भरने यानी अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अथवा अपनी कक्षा को पूरी तरह से भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। इससे बची हुई बाहरी कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरी होगी, ठीक है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों कि 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कार्बन एक बेहतर रास्ता अपनाता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से वो कोवैलेंट बहुत आसान वे में बना लेता है। जैसे हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था जब आयनिक कंपाउंड बनाए थे तो वहाँ पे सोडियम, जैसे मान लीजिए मैं NaCl का एग्जाम्पल मैंने दिया था, वहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम और क्लोरीन क्या कर रहा था, सोडियम को ऑक्सीडाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। उस समय भी एक एनर्जी की ज़रूरत हो रही थी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, और वापस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो ग्रहण करने के दौरान भी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी। बट यहाँ पर जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करेंगे, ठीक है। इससे हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं।
तो जब एक जोड़ी बोले तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन में आप देख रहे हो कि दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कक्षा में, और वो अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है। इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बनने वाले बंधन हुए यहाँ पर वह एकल बंध बोले तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस तरह दोनों हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नज़दीकी नॉवेल गैस के जैसा होता है और इस प्रकार एकल बंध का निर्माण होता है। अब देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। तो जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु डबल बॉन्ड का उदाहरण है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में देखिए दोनों ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जो है साझेदारी करके, ठीक है, एक बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पे चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हो रही है इसलिए यह बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से बनता है। जैसे आप देखते हो नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और अपनी ये 3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को हम लोग ट्रिपल बंधन कहते हैं। कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है। जैसे आप देख रहे हो इस नाइट्रोजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों अमोनिया के अणु का। तो अमोनिया के अणु में भी आप देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें यह 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बंधन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन अपने 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में रख के, ठीक है, अपना जो है निकटतम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है अमोनिया NH3 का एक अणु हाइड्रोजन के 1 परमाणु था, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु से बना होता है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के 3 अलग अलग परमाणुओं के साथ नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस तरह से नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाता है और दूसरी ओर हाइड्रोजन हर परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ताकि परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये अपना डुप्लेट पूरा करता है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अपनी नज़दीकी नोबेल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं और एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मीथेन मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए मीथेन में कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन में यह 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करके यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। कहने का मतलब 4 सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे भी हैं कि मीथेन का एक अणु कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु से बना होता है और कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के हर परमाणु के साथ कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस तरह से कार्बन की बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाता है और दूसरी ओर हाइड्रोजन के हर परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है जबकि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करके अपने नज़दीकी नोबेल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले रहे हैं और इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बन के अपरूप के विषय में। तो बच्चों जब कोई तत्व एक ही भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो हम इसे अपरूपता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन के जो अपरूप हैं
वो उनका रासायनिक गुण तो हम समझते हैं एक समान है, लेकिन आप देखते हैं उनके भौतिक गुण बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन को देखते हो, ठीक है। हमने देखा कि ग्रेफाइट में जो होते हैं वो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है और इनमें एक डबल बॉन्ड होता है, जबकि बाकी 2 में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अतः जो डबल बॉन्ड होते हैं कमज़ोर बॉन्ड होते हैं और उनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है बच्चों। इसीलिए जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, ग्रेफाइट से बने हुए पेंसिल से, तो उसका एक लेयर जब हम लोग राइटिंग में लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा लेयर फिर से लिखने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे जो लेयर्स होते हैं वो टूटते रहते हैं, और वो ये टूटने का वजह जो होता है, ठीक है ना, कि कार्बन जो है अपना बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है जो कि एक कमज़ोर बॉन्ड होते हैं, उसको तोड़ना जो होता है काफ़ी आसान होता है, इसलिए हम लोग पेंसिल से लिख पाते हैं। हर कार्बन परमाणु के 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ने के कारण ग्रेफाइट में षटकोणीय व्यू भी बनता है। आगे हम लोग इसको डायग्राम में देखेंगे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और ग्रेफाइट में षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर लगी होती है और ग्रेफाइट छूने पर मुलायम और चिकना भी होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। कार्बन का अपरूप होने के बावजूद ये विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है आसानी से चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं आसानी से ट्रेवल करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन के दूसरा अपरूप हीरा के विषय में। तो बच्चों, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, और इस तरह हीरे में जो है हर एक बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कहने मतलब हर जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और हीरे में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और अब तक की जानकारी के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की हीरा जो है सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। तो हमने देखा हीरा के ही 2 अपरूप है, एक ग्रेफाइट और कार्बन के ही 2 अपरूप है, एक ग्रेफाइट दूसरा हीरा। और हमने देखा कि हीरा जो है विद्युत का सुचालक है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। इससे ज़्यादा तीसरा एक अन्य रूप होता है, ठीक है ना, कार्बन के अपरूप, जिसको हम लोग फ्लोरीन बोलते हैं। बच्चों, फ्लोरीन में भी कार्बन परमाणु की सजावट हीरे ही जैसी होती है और फ्लोरीन जो है किसी जियोडेसिक ग्लोब की तरह दिखता है। आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये हीरा का स्ट्रक्चर है और ये जो है हमारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बन की बहुमुखी प्रकृति या प्रतिभा हम कह सकते हैं। तो बच्चों, कार्बन अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। कैसे हम इसे समझते हैं? तो कार्बन असंख्य नंबर के कंपाउंड बनाते हैं और एक अनुमान के मुताबिक हम लोग ऐसा जानते हैं कि कार्बन के तकरीबन 30 लाख कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कार्बन अगर 30 लाख कंपाउंड्स बना रहा है तो स्वाभाविक है कार्बन अपने निम्नलिखित बहुत सारे गुणों के कारण ऐसा कर पा रहा है, ठीक है। हम सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज कार्बन का पढ़ते हैं, कैटेनेशन। बच्चों, कार्बन का एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है और कार्बन की इसी क्षमता को हम कैटेनेशन कहते हैं। इसके कारण कार्बन के कंपाउंड में कार्बन परमाणु की लंबी चेन, शाखा वाली चेन और यहाँ तक कि रिंग भी होते हैं। इन कंपाउंड में कार्बन के परमाणुओं के बीच सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स को, जिसमें आपको लंबा लंबा चैन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखोगे कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन के बड़े बड़े चैन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो मैं ब्यूटेन बोलूँगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको 4 कार्बन का एक चैन मिलेगा। मैं ऑक्टेन बोलूँगा तो 8 कार्बन का चैन मिलेगा। हम डिकेन बोलेंगे तो 10 कार्बन का चैन मिलेगा। और वो सब आपस में कार्बन जो होते हैं 10 कार्बन, वो सब बंधे होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। कोई भी दूसरा तत्व कैटेनेशन के मामले में कार्बन जैसी क्षमता चूंकि नहीं दिखाता है। सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, जिसमें सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या 8 तक हो सकती है, लेकिन इस तरह के कंपाउंड अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होने के कारण स्टेबल नहीं होते हैं, जबकि कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड काफ़ी प्रबल होता है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन के पास, ये कार्बन का दूसरा बहुत ही अच्छा गुण है कि कार्बन के पास जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके 72वें कक्षा में, यानी यह टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, इसलिए कई अन्य तत्वों के साथ बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि। इसलिए कार्बन के कंपाउंड बनने की बहुत सारी संभावनाएं होती है और कार्बन के परमाणु के छोटे आकार की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड काफ़ी जो होते हैं बच्चों प्रबल होते हैं। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि कार्बनिक कंपाउंड को अच्छी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे इसका टेट्रा वैलेंसी नेचर की वजह से जो है ये सब तरफ से बंधन बनाने के लिए क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों हम लोग कार्बन और उसके यौगिकों में सब जानेंगे हाइड्रोकार्बन को। हमसे पूछा भी जाता है कि हाइड्रोकार्बन से क्या समझते हैं। तो बच्चों वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होते हैं एकल बंध होते हैं, ठीक है ना, जो कि सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। इन्हें हम एल्केन सीरीज कहते हैं और इनका जनरल फार्मूला जो होता है बच्चों CnH2n+2 होता है, जहाँ पर n का मान 1 से प्रारंभ होता है। बच्चों अगर आप n का मान 1 रखोगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग मीथेन बोलेंगे। तो मीथेन का जो फार्मूला हो जाएगा CH4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह n का मान आप 2 रखिएगा यहाँ पर तो आपके पास मिलेगा C2H6 और इस कंपाउंड का नाम जो हो जाएगा इथेन। इस तरह n का मान अगर 3 रखोगे तो ये कंपाउंड जो बनेगा प्रोपेन बोलेंगे। अगर n का मान 4 रखेंगे तो ये कंपाउंड का नाम जो होगा बच्चों ब्यूटेन होगा, ठीक है। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन होते हैं और दूसरा एल्काइन होते हैं। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एल्कीन, आप ध्यान देंगे सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच, बाकी कार्बन और कार्बन के बीच जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे। इनका फार्मूला CnH2n होता है और ध्यान देंगे यहाँ पर n का मान 2 से प्रारंभ होगा। अगर आप यहाँ पर n का मान 2 रखोगे तो ये कंपाउंड जो होगा वो इथीन होगा, ठीक है ना। एल्कीन का सफिक्स en ही होता है, आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे हो कि इथीन, प्रोपीन, इन सब में जुड़ा हुआ है। n का मान अगर 3 देंगे तो C3H6 जो कि प्रोपीन होगा, 4 देंगे तो ये ब्यूटीन बनाएगा। इसी प्रकार हम एल्काइन को देख रहे हैं, तो जिस हाइड्रोकार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं और इसका जनरल फार्मूला बच्चों CnH2n-2 होता है और यहाँ पर भी n का मान जो होगा 2 से प्रारंभ होगा। अगर आप n का मान 2 दोगे तो यहाँ पे C2 2 × 2 4 -2 बचेगा, तो C2H2 का जो नाम होगा वो इथाइन होगा। इस तरह 3 अगर रखेंगे n के जगह पे तो इस जो कंपाउंड बनेंगे C3H4 ये प्रोपाइन होगा। अगर 4 रखते हो तो ये कंपाउंड जो बनेंगे उसे हम ब्यूटाइन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन जो है मैंने भी बताया था शाखाएं बनाते हैं, चैन बनाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ब्यूटेन जो है इस तरह का नॉर्मल चैन बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्यूटेन में 4 कार्बन में एक कार्बन शाखा बना के 3 कार्बन के ठीक ऊपर एक कार्बन हमें दिखाई दे रहा है। तो ब्यूटेन की संरचना में हम कार्बन के चैन भी देख रहे हैं और दूसरी संरचना में हम उनकी 2 शाखाएँ भी देख रहे हैं, ठीक है। और कार्बन में के जो कंपाउंड होते हैं वो रिंग भी बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के परमाणु लंबी चैन उनकी शाखा और रिंग भी बनाते हैं। मीथेन, इथेन और प्रोपेन क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु से बने होते हैं। तो कार्बन परमाणु की इतनी छोटी संख्या से शाखा या रिंग बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम कम से कम 4। ऐसे अगर हम एल्कीन के विषय में बात करें तो एल्कीन में 3 कार्बन भी जो है रिंग बनाने के लिए क्या होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर, वो रिंग नहीं कहने का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कार्बन परमाणु की इतनी छोटी संख्या है शाखा या रिंग का बनना संभव नहीं होता है, तो हम कार्बन के 4 परमाणु वाले कंपाउंड ब्यूटेन का उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो ब्यूटेन की 2 संभावित संरचना हो सकती हैं, जैसा कि आपने देखा अभी, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा 2 है, एक नॉर्मल ब्यूटेन इसको बोलेंगे बच्चों और इसका जो नाम होगा वो आइजो ब्यूटेन होगा, ठीक है। एक चैन बना रहा है, ये चैन है तो ये शाखाएँ है, ठीक है। दूसरा आप उदाहरण के रूप में हेक्साइन ले सकते हो, है C6H12, ठीक है। आप इसको हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन भी कह सकते हैं, ये एल्कीन सीरीज से आया है। तो कार्बन के 6 परमाणु वाले कंपाउंड हेक्सीन का उदाहरण हम लेते हैं। कार्बन
हेक्सीन में कार्बन के परमाणु चैन में या शाखा में लगे होते हैं। इसके अलावा कार्बन के परमाणु एक रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि साइक्लो, याद रखोगे हेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में जितने भी कार्बन हैं वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो चूंकि एल्कीन का कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर है और रिंग में देखा जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक भी डबल बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम लोग साइक्लोहेक्सेन को जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर रखते हैं, जबकि हेक्सीन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर रखते हैं। दूसरा उदाहरण के रूप में आप बेंजीन को देखते हो। बेंजीन भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड। तो ये इतने सारे डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो हम इसे पर्टिकुलर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सीरीज में नहीं रखेंगे। ये एक अलग सीरीज है, ठीक है ना, एरिन से आया है कंपाउंड है, बेंजीन है, ठीक। तो इसमें हम चूंकि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, अतः हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है बच्चों याद रखोगे, ये बेंजीन का फार्मूला है, ठीक। और ये जो हमारा वो हेक्सीन से जो बना है साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये रिंग है, कार्बन 6 कार्बन जो है एक एक एकल बंध से बंधे हुए हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो घटना है, ठीक है ना, जिससे हम कंपाउंड को स्टडी कर लेते हैं, कंपाउंड को पहचान पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं CH3OH, तो यहाँ पर हम CH3OH में OH को देख के ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो अल्कोहल ग्रुप से आया है, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हेट्रो एटम उपस्थित होता है तो इससे उस कंपाउंड को कुछ खास गुण मिल जाते हैं, और सामान्य हेट्रो एटम वाले कंपाउंड के किसी खास समूह के हर कंपाउंड में वो खास लक्षण भी होते हैं, चाहे कार्बन की चेन छोटी हो या बड़ी। इसलिए इन हेट्रो एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH बोलते हो, ईथर में हम फ्री बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, एल्डिहाइड में फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बोलते हैं। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बोलते हैं, ठीक। तो प्रश्न उठता है कि हेट्रो एटम क्या है? तो बच्चों हाइड्रोजन के अलावा कार्बन लगभग अन्य सभी तत्वों के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये तत्व हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और इन्हीं तत्वों को हम हेट्रो एटम कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज में आपको कोई भी जो कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे उनमें दो उनके लगातार अगर कंपाउंड्स को देखते हैं उनके सीरीज से, तो उनके बीच हमें CH2 का अंतर दिखाई देता है। कहने मतलब उनके मास जो है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, अगर दो कंटिन्यूस सीरीज में देखा जाए तो 14 यूनिट से डिफरेंस हमें मिलता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आप ये देख रहे हो कि होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि मीथेन इथेन के बीच का अंतर जो है CH2 का है। उसी तरह इथेन प्रोपेन का बीच का अंतर CH2 है, दोनों में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस है। इसी तरह आप इथीन में ले लो, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये भी होमोलोगस सीरीज है। इसी तरह आप इथाइन में ले लो, ठीक है ना, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये भी होमोलोगस सीरीज बना रहा है। इसी प्रकार आप मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल भी देख लो, सब में CH2 का आपको अंतर मिलेगा। तो वो सभी कंपाउंड जिसमें हमें CH2 का अंतर दो कंटिन्यू या वैसे सभी सीरीज जिसके दो कंपाउंड के बीच का अंतर हमें CH2 मिलता है, ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो समान मैंने लिखा है यहाँ पर, समान फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक कंपाउंड की सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और एक होमोलोगस सीरीज के सदस्य निम्नलिखित लक्षण दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? तो बच्चों एक होमोलोगस सीरीज के सारे सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण दिखाते हैं। होमोलोगस सीरीज के सदस्य भौतिक गुणों में क्रमवार तरीके से अंदर दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सदस्यों का आणविक द्रव्यमान क्रमवार तरीके से बढ़ता है। होमोलोगस सीरीज के सदस्यों किसी खास विलायक में घुलनशीलता भी क्रमवार ही अंतर दिखता है। अभी मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज के किसी भी सदस्य का मॉलिक्यूलर मास अपने से ठीक पहले वाले सदस्यों से 14 यूनिट अधिक होता है। कहने का मतलब CH2 मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये चीज़।
निम्नलिखित उदाहरण से देखिए हम आप क्लियर करोगे कि होमोलोगस रिच कैसे बनता है। जैसे मैंने उदाहरण भी बताया था मीथेन, इथेन, प्रोपेन का। आप मीथेन का मॉलिक्यूलर मास देखो तो 16 यूनिफाइड यूनिट मिल रहा है। इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 यूनिफाइड यूनिट है, जबकि प्रोपेन का 44 यूनिफाइड है। तो आप देख रहे हो मीथेन और इथेन में जो अंतर है 14 यूनिफाइड यूनिट का है। उसी तरह इथेन और प्रोपेन में जो अंतर है वो 14 यूनिफाइड यूनिट का है। तो इस तरह से ये होमोलोगस रिच बनाता है। दूसरा उदाहरण के तौर पे आप मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल का भी देखो। यहाँ पे भी 14 यूनिट का डिफरेंसेस है। कहने का मतलब CH2 का अंतर हमें इन दो कंपाउंड के बीच देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होते हैं ये सब होमोलोगस रिच बनाते हैं। अगला हम बात करते हैं बच्चों कार्बनिक कंपाउंड का नामांकन। तो कार्बनिक कंपाउंड की संख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए कार्बनिक कंपाउंड के स्टैंडर्ड नामांकन और भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, नामांकन करने की एक सिस्टम जिसे हम लोग आगे चल के हायर क्लास में IUPAC के नाम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड के नाम उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर आधारित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं मीथेन में 1 परमाणु है, प्रोपेन में 3 परमाणु, पेंटेन में 5 परमाणु है। तो और किसी फंक्शनल ग्रुप के रहने की स्थिति में नाम के साथ उचित प्रीफिक्स या सफिक्स भी लगाया जाता है। तो क्लास 10 में बहुत ही बेसिक स्तर पर, बहुत सिंपल स्तर पे नामांकन हमें सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 11 स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही गहन अध्ययन हमें करने को मिलता है जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं उनके नामांकन के लिए। तो सफिक्स लगाने के लिए एल्केन के नाम में आखिरी अक्षर ई को हटाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्केन ANE, ठीक है ना। अब ई को हटा के सफिक्स लगाया जाता है। ठीक उसी तरह आप एल्केन के बाद अल्कोहल में देखो, अल्कोहल में ऑल लगाया गया है। जैसे मेथेनॉल, मिथेनॉल जैसे मिथाइल अल्कोहल से हमने बनाया मेथेनॉल। इथाइल अल्कोहल को हमने नाम दिया एथेनॉल। ठीक है ना। उसी तरह एल्डिहाइड कीटोन के लिए सफिक्स अल लगाया जाता है, जैसे मीथेनल। मेथेनल्डिहाइड को मैंने नाम दिया मेथेनल, एथेनल्डिहाइड को नाम दिया एथेनल। ठीक है ना। तो इस तरीके से सफिक्स प्रीफिक्स का व्यवहार करते हुए भी नामांकन करते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड लगाया जाता है, जैसे मेथेनोइक एसिड। ठीक है ना। एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। आपका फिर फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो जब कार्बन की चैन में डबल बॉन्ड होता है तो एल्केन के नाम से एन को हटाकर इन लगाया जाता है, जैसे इथीन, प्रोपीन, देखिए इन लग गया। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन को हटा के आइन लगाया जाता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन। अगर इंग्लिश में आप इसे लिखोगे तो ETHYNE, YNE, PROPYNE, प्रोपाइन, आइन। ठीक है। इसके बाद बच्चों आज हम बात करने वाले हैं साबुन के विषय में। ठीक है ना। ठीक, साबुन और अपमार्जक के विषय में लोग सीखेंगे। तो साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटाशियम का लवण होता है। मृदु साबुन का सूत्र एवं कठोर साबुन का सूत्र है साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है। ठीक है ना। इस दौरान ग्लिसरॉल मुक्त होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन वसा या वसीय अम्ल प्लस NaOH प्लस या KOH आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। हम इसे याद रखेंगे, ये पूछता भी है साबुन बनाने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो याद रखेंगे वसा या वसीय अम्ल वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके साबुन बनाता है और ग्लिसरॉल को मुक्त करता है। साधारण तापक्रम पर साबुन नरम, ठोस एवं अवाष्पशील पदार्थ होता है और यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुलकर झाग भी उत्पन्न करता है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब चूँकि गुण क्षारकीय है तो क्षारकीय में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाल लिटमस पेपर को का कलर वो क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसको और गहन से अध्ययन करते हैं कि कठोर और मुलायम जल के साथ साबुन की सफाई क्षमता क्या है। तो बच्चों साधारण जल कपड़े या त्वचा से गंदगी नहीं हटाता है, क्योंकि मौजूद गंदगी प्रकृति में तैलीय या चिकनाहट होती है। साबुन आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सफाई के एजेंट होते हैं और गंदगी निकालने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करने में भी काफ़ी सक्षम होते हैं।
रासायनिक रूप से ये एस्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड जैसे उच्च फैटी एसिड के पानी में घुलनशील सोडियम या पोटासियम के लवण होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो साबुन के ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसका दो आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट, एक नॉन पोलर टेल, दूसरा पोलर हेड दिख रहा है। ठीक है ना बच्चों, नॉन पोलर टेल को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट, फोब का मतलब डर होता है। ठीक है ना, तो साबुन के मॉलिक्यूल का एक पार्ट को वाटर के मॉलिक्यूल से हमेशा डर होता है, तो वो उससे दूर भागना चाहते हैं। जबकि पोलर हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जिसको पानी के मॉलिक्यूल से बहुत प्यार होता है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल में मिलना चाहते हैं, मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो साबुन के अणु के आमतौर पे RCNA के रूप में दर्शाया जाता है और घोल में RC और Na+ बनाने के लिए आयनित होता है। साबुन के हर एक अणु का ध्रुवीय शीर्ष समूह और लंबी गैर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन पूंछ, जिसको यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है ना, एक पूंछ है, दूसरा ये हेड है, तो ये टेल है। ठीक है, पूंछ होती है, ध्रुवीय शीर्ष पानी के ध्रुवीय अणु को आकर्षित करता है और हाइड्रोफिलिक सिरा कहा जाता है। ठीक है ना, ध्रुवीय शीर्ष अभी मैंने आपको बताया ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के प्रति स्नेह दिखाता है। ठीक है ना, लविंग नेचर वाला होता है। जबकि गैर ध्रुवीय पूंछ जो होता है वो फोबिक नेचर वाला होता है और बिल्कुल अघुलनशील होता है, लेकिन तेल या चिकनाहट वाले गंदगी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह कपड़े में मौजूद जो तेल या गंदगी होते हैं उसे वो लेके बिल्कुल पानी के सरफेस पे आ जाता है और वो जो है आसानी वैसे अलग हो जाता है। इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं वो हमारे कपड़े में मौजूद गंदगी की सफाई साबुन के ज़रिए हो जाती है। जब गंदा कपड़ा साबुन के घोल में रखा जाता है तो साबुन के अणुओं की लंबी गैर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन पूंछ तैलीय गंदगी के कणों को की ओर संकेत करता है और ध्रुवीय शीर्ष पानी की ओर संकेत करता है। यह सतह पर अणु के ध्रुवीय भागों के साथ और केंद्र में गैर ध्रुवीय भागों के साथ गोलाकार संरचना का निर्माण करता है और इसी गोलाकार संरचना को बच्चों हम लोग मिसेल कहते हैं। पूछा भी जाता है ये सवाल। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मिसेल का। यह मिसेल पानी की ओर आकर्षित होता है और तैलीय गंदगी के कणों को अपने साथ बहा ले जाता है। इससे गंदगी के कण कपड़े के तंतुओं से अलग हो जाते हैं और इस तरह से कपड़े गंदगी या धूल से मुक्त हो जाते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, ये आपका सॉप के मॉलिक्यूल है, इसका दो पार्ट है, एक आपका हेड है तो दूसरा टेल है। और इस तरह से आप देख रहे हो कि पोलर हेड जो है पॉइंटिंग टुवार्ड्स वाटर, जबकि नॉन पोलर जो हेड है वो डर्टी पार्ट की तरफ पॉइंट किए हुए हैं। ये डर्ट की ओर देख रहे हो ना, सब कोई मिल के इस डर्ट को क्या करेगा, बाहर खींच लेगा। ठीक है ना, इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है बाबू, यही स्ट्रक्चर जो है मिसेल कहलाता है। ठीक है ना, और ये मिसेल जो है पानी के सरफेस से क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो ये पूरा पाथ है, आप इस पाथ को समझ सकते हैं और इस तरह से आपके जो कपड़े होते हैं काफ़ी साफ हो जाते हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं आप इस पाथ को, ये पूरा पाथ है। ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप में हमारा जो कपड़े हैं वो डर्ट फ्री हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जल का वर्गीकरण। तो साबुन के साथ प्रभावी धावन के आधार पर पानी के को मुलायम जल और कठोर जल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों मुलायम जल किसे कहते हैं, तो साबुन के साथ अच्छा झाग पैदा करने वाले पानी को ही हम मुलायम जल कहते हैं। और मुलायम जल में साबुन से धोना काफ़ी आसान होता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ बहुत अच्छा झाग जो है ना पैदा करता है। ठीक है ना, जिस वजह से इस तरह के पानी को हम कठोर जल कहते हैं। ठीक है, अब हालांकि साबुन एक अच्छा सफाई एजेंट होता है, लेकिन जब कठोर जल इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी सफाई की क्षमता कम हो जाती है और पानी की कठोरता, यहाँ पे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है, आयनों के सल्फेट होगा यहाँ पर, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं और जब कठोर जल में मिलाया जाता है तो कठोर जल में जो मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो साबुन के साथ क्या करने लगते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और साबुन में मौजूद सोडियम लवण अपने अनुरूप कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण में बदल जाते हैं और मैल के रूप में जमा होते जाते हैं और जो अघुलनशील मैल होते हैं बच्चों वो कपड़े पर चिपक जाते हैं और इसलिए साबुन की सफाई क्षमता जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपमार्जक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि सफाई की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
अब यहाँ पे इसका रिएक्शन भी देख रहे हैं कि कैल्शियम आयन सोप से अभिक्रिया कैसे करता है, सोडियम आयन बनाता है। यहाँ पे फिर मैग्नीशियम आयन भी देखिए सोप से अभिक्रिया करके जो है यहाँ पर सोडियम आयन रिलीज़ कर रहा है। ठीक, तो साबुन की सफाई क्रिया मुलायम जल में बहुत ही प्रभावी होती है क्योंकि इसमें नगण्य कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी होते हैं। कठोर जल के मामले में सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि डिटर्जेंट के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण पानी में घुलनशील होते हैं और डिटर्जेंट साबुन से ज़्यादा घुलनशील होते हैं, इसलिए साबुन से ज़्यादा झाग बनाते हैं। अतः हम साबुन से ज़्यादा जो है डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं कपड़े को धोने के लिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कार्बन उसके यौगिकों के विषय में डिटेल से बताया। इसके बाद जो है हम लोग अपने दूसरे सेशन में इससे जितने भी एनसीईआरटी में जो हमारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।